तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। आज हम लोग लाइव क्लास नहीं कर पाए। लर्न टॉप रिवीजन जो मॉर्निंग में होता है, तो हम लोग ये रिकॉर्डिंग क्लास देखेंगे और स्टार्ट करते हैं क्लास को। हमने लाइव क्लास स्टार्ट किया था बट नेटवर्क इशू होने की वजह से वो हो नहीं पाया। चलिए पहला सवाल देखेंगे हम लोग। कला के संदर्भ में कलम का पर्याय है। कला के संदर्भ में कलम का पर्याय है लेखनी, कूची, शैली या ब्रश। कला के संदर्भ में कलम का पर्याय है। सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? शैली। कला के संदर्भ में कलम का पर्याय क्या होता है? शैली। फॉर एग्जाम्पल राजस्थानी शैली, ठीक है ना, राजस्थानी शैली, मुगल शैली, मुगल शैली, कंपनी शैली, ये सब क्या है? शैलियां हैं और इनको कलम भी कहा जाता है, जैसे राजस्थानी कलम, मुगल कलम या कंपनी कलम, ठीक है ना। तो कलम का पर्याय क्या होता है? शैली होता है, ठीक है ना। साथियों ये आप लोग क्वेश्चन देखते रहेंगे, उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखते रहेंगे। आखिर में आप लोग मिलाइएगा कितने सवाल आपके सही हुए और एक लास्ट कमेंट आप लोग करेंगे कि हमारे साथ इतने सवाल सही हुए, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल हम लोग देखेंगे। जहांगीर का व्यक्ति चित्र किसने अंकित किया था? जहांगीर का व्यक्ति चित्र किसने अंकित किया था? टॉमस रो ने, बसावन ने, अबुल हसन ने या हेल्डफील्ड ने? जहांगीर का व्यक्ति चित्र किसने अंकित किया था? जहांगीर का व्यक्ति चित्र यानी कि उसका पोर्ट्रेट। तो जहांगीर के समय का सबसे जो प्रसिद्ध चित्रकार है वो कौन है? अबुल हसन। अबुल हसन ने जहांगीर का व्यक्ति चित्र बनाया था। जहांगीर सिंहासनारोहण, जहांगीर जो है वो सिंहासन पर विराजमान है। किस पर? सिंहासन पर बैठे हुए हैं। ये चित्र अबुल हसन ने बनाया था और इस चित्र को जहांगीरनामा का मुख्य पृष्ठ भी बनाया गया था। जहांगीरनामा का मुख्य पृष्ठ इसको बनाया गया था, ठीक है ना, जहांगीरनामा का। और जहांगीरनामा में जहांगीर ने अबुल हसन की बहुत तारीफ की है, विशेषकर इसके द्वारा जो बैलगाड़ी का चित्र बनाया गया है उसकी बहुत तारीफ की है। और इस चित्र के लिए उसको 1000 मुद्राएं दी गई थी। इसका वर्णन भी जो कि जहांगीर यानी कि जहांगीरनामा में मिलता है। अबुल हसन सबसे प्रिय चित्रकार है जहांगीर का। ये जहांगीर ने तुजुक ये जहांगीरी में लिखा है, ठीक है ना। अबुल हसन को नादिर उज्जमा की उपाधि, किसकी? नादिर उज्जमा की उपाधि दिया था जहांगीर ने। इसका मतलब होता है वंडर ऑफ द एज, यानी कि दुनिया का अद्भुत व्यक्ति, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम लोग। मिर्जापुर से प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों में नृत्य का दृश्य किस गुफा में अंकित है? मिर्जापुर से प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों में नृत्य का दृश्य किस गुफा से प्राप्त है? पंचमुखी, मुखादरी, लिखुनिया या भंडारिया? तो साथियों मिर्जापुर की गुफाएं कहां पर है साथियों? ये हैं उत्तर प्रदेश में। कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है। कैमूर की पहाड़ियों में ये गुफाएं स्थित हैं। किसमें? कैमूर की पहाड़ी में ये गुफाएं स्थित हैं। सीएल कार्लाइल के द्वारा इसकी खोज की गई, ठीक है ना। किसके द्वारा? सीएल कार्लाइल के द्वारा। लगभग 100 गुफाएं यहां से प्राप्त होती हैं, ठीक है ना। लगभग 100 गुफाएं यहां से प्राप्त होती हैं। तो लिखुनिया में जो नृत्य का दृश्य है साथियों, ये सॉरी लिखुनिया मैंने पहले बोल दिया। मिर्जापुर में जो नृत्य का दृश्य प्राप्त होता है ये लिखुनिया से प्राप्त होता है, ठीक है ना। ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा, लिखुनिया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम लोग। वृषभों वाला कक्ष किस गुफा में स्थित है? वृषभों वाला कक्ष किस गुफा में स्थित है? तीन भाइयों की गुफा, या जिसे त्राइफेयर्स की गुफा कहा जाता है, नियो की गुफा, या लास्को की गुफा, या अल्तामीरा की गुफा? वृषभों वाला कक्ष किस गुफा में स्थित है? साथियों ये सभी गुफाएं कहाँ की हैं? ये सभी गुफाएं यूरोप की हैं, यूरोप की हैं। और यूरोप की प्रागैतिहासिक कालीन गुफाएं हैं। क्या हैं? प्रागैतिहासिक कालीन गुफाएं हैं। और ये साथियों कहां पर स्थित हैं? फ्रैंको कैटाब्रियन क्षेत्र में। कहां पर? फ्रैंको कैटाब्रियन क्षेत्र में। फ्रैंको कैटाब्रियन क्षेत्र में स्थित हैं। और फ्रैंको कैटाब्रियन क्षेत्र में उत्तरी स्पेन और दक्षिण पश्चिम फ्रांस आता है, ठीक है ना। दक्षिण पश्चिम फ्रांस और उत्तरी स्पेन जो है फ्रैंको कैटाब्रियन क्षेत्र में आते हैं और इनमें ही गुफाएं स्थित हैं। उत्तरी स्पेन में जो सबसे महत्वपूर्ण गुफा है वो साथियों है अल्तामीरा की गुफा। किसकी है? अल्तामीरा की गुफा। इसके अलावा पिंडाल की गुफा भी जो है उत्तरी स्पेन में स्थित है। दक्षिण पश्चिमी फ्रांस में सबसे महत्वपूर्ण गुफा लास्को की गुफा है, ठीक है ना। लास्को की गुफा है। न्यू की गुफा यहीं स्थित है। इसके अलावा त्राइफेयर्स की गुफा, ये सब दक्षिण पश्चिमी फ्रांस में स्थित है। यहां पर सवाल पूछ रहा है कि वृषभों वाला कक्ष किस गुफा में स्थित है?
ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, लास्को की गुफा। लास्को की गुफा कहां पर है, दक्षिण पश्चिमी फ्रांस में स्थित है लास्को की गुफा। इसकी खोज किसने की थी, मार्सेल रेबिडेट ने। किसने, मार्सेल रेबिडेट ने इसकी खोज की थी। ठीक है ना। कब किया था, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, सर्वप्रथम अल्टामीरा के चित्रों की खोज किसने की थी। सर्वप्रथम अल्टामीरा के चित्रों की खोज किसने की, मारिया सातुओला ने, डी पियरानी ने, ई रेबियर ने या एच ब्रुअल ने। सर्वप्रथम अल्तामीरा के चित्रों की खोज किसने की। अल्तामीरा मतलब उत्तरी स्पेन में, कहां पर है, उत्तरी स्पेन में। यहां से क्या प्राप्त होते हैं, प्रागैतिहासिक कालीन चित्र प्राप्त होते हैं, प्रागैतिहासिक कालीन चित्र प्राप्त होते हैं। और साथियों यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण चित्र है वो किसका है, महिष का चित्र है। ठीक है ना, महिष। ठीक है ना, महिष का मतलब होता है जंगली भैंसा। क्या, जंगली भैंसा। तो जंगली भैंसे को मुख्यतः यहाँ पर चित्रित किया गया है अल्तामीरा में। ठीक है ना। इसकी खोज किसने की है, मारिया सातोओला ने किया। किसने, मारिया सातोओला ने अल्तामीरा के चित्रों की खोज की है। एक इंटरेस्टिंग सवाल आपसे पूछता हूं, भारत का अल्तामीरा किस गुफा को कहा जाता है। भारत की अल्तामीरा किस गुफा को कहा जाता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, कई बार मैंने बताया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, रवि वर्मा के चित्रों का सबसे बड़ा संग्रह कहां है। रवि वर्मा के चित्रों का सबसे बड़ा संग्रह कहां है, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है, सालार जंग संग्रहालय हैदराबाद में है या चित्रा आर्ट गैलरी त्रिवेंद्रम में है। रवि वर्मा कौन है, भारत के आधुनिक चित्रकला के अग्रदूत हैं। भारत में तेल रंग का प्रयोग करने वाले सबसे पहले व्यक्ति कौन है, राजा रवि वर्मा है। लिथोग्राफी प्रिंटिंग करने वाले, लिथोग्राफी पेंटिंग करने वाले भारत के पहले व्यक्ति कौन है, रवि वर्मा है। रवि वर्मा भारत के पहले कैलेंडर आर्टिस्ट हैं। क्या हैं, भारत के पहले कैलेंडर आर्टिस्ट कौन है, रवि वर्मा है। रवि वर्मा की शैली क्या थी, यूरोपीय थी। इनकी शैली क्या थी, यूरोपीय थी। इन्होंने चित्रण का विषय क्या चुना, भारतीय पौराणिक। इनके विषय पौराणिक हैं और इनकी शैली क्या है साथियों, यूरोपीय है। ठीक है ना। सवाल यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि इनके चित्रों का सबसे बड़े संग्रह कहाँ है, तो ये है श्री चित्रा आर्ट गैलरी त्रिवेंद्रम में। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, पटुआ चित्र कहां से संबंधित है। पटुआ चित्र कहां से संबंधित है, मधुबनी से, कोटा से, कालीघाट से या लाल घाट से। तो पटुआ चित्र का संबंध साथियों कहां से है, कोलकाता के कालीघाट से है। कालीघाट जो है काली माता के मंदिर के समीप स्थित है और यहाँ पर जो है बहुत सारे स्थानीय कलाकार पटुआ चित्र बनाते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, कालीघाट। ठीक है ना। इसी कालीघाट के पेंटिंग से यामिनी राय बहुत प्रभावित हुए थे। किस, कौन, यामिनी राय। और वो बंगाल शैली से विमुख होकर के, बंगाल शैली से अलग होकर के उन्होंने फिर अपने आप को किस तरफ मोड़ दिया था, इन्होंने अपने आप को मोड़ दिया था किस तरफ, जो सामान्य जन की कला है, लोक कला की तरफ। किसके तरफ, लोक कला की तरफ मोड़ दिया था। ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे हम लोग। प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है। प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है, उत्तरांचल में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में या मध्य प्रदेश में। प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, बिहार में स्थित है। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे हम लोग। अमीर हमजा में कितनी कहानियां थी। अमीर हमजा में कितनी कहानियां थी, 260, 385, 360 या 420। अमीर हमजा को दास्तान ये अमीर हमजा भी कहा जाता है। दास्तान ये अमीर हमजा, अमीर हमजा। दास्तानी अमीर हमजा क्या है, मोहम्मद साहब के चाचा जो है हजरत अमीर हमजा के वीर गाथा की कहानी है और इसमें कुल 360 कहानियां थी। 360 कहानियां थी। इसका चित्रण जो है अकबर ने करवाया। कई इतिहासकार ये मानते हैं कि इसका चित्रण हुमायूं के समय में प्रारंभ हो गया था और अकबर ने पूर्ण करवाया। कुछ एक का मानना है कि अकबर के समय में संपूर्ण चित्रकारी की गई। ठीक है ना। दास्ताने अमीर हमजा का चित्रण एक पतले कागज पर किया गया है, एक पतले कागज पर किया गया है और उसके बाद में इस कागज को कपड़े पर चिपकाया गया है। किस पर, कपड़े पर चिपकाया गया है।
तो कहीं कहीं पर आपको कपड़ा ही लिखा मिलेगा, वो गलत नहीं लिखा हुआ है, लेकिन एक पतले से महीन से कागज को कपड़े पर चिपका करके उस पर पेंटिंग की गई है दास्ताने अमीर हमजा की। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। बसावन का पुत्र था मीर मंसूर, मनोहर, मीर हासिम या केसू। बसावन कौन है? अकबर के समय का सबसे महत्वपूर्ण चित्रकार कौन है? बसावन है। पूछ रहा है बसावन का पुत्र कौन था, तो बसावन का पुत्र था मनोहर। ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा, मनोहर। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे हम लोग। प्रणय दूत चित्र के चित्रकार कौन है? प्रणय दूत चित्र के चित्रकार कौन है? अवनींद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, गगनेंद्रनाथ टैगोर या नंदलाल बोस। प्रणय दूत चित्र के चित्रकार कौन है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? गगनेंद्रनाथ टैगोर है। गगनेंद्रनाथ टैगोर किस शैली के कलाकार थे? इनकी शैली जो है घनवादी थी। ये भारत के प्रथम घनवादी चित्रकार भी हैं। क्या हैं? भारत के प्रथम घनवादी चित्रकार हैं। अवनी बाबू के भाई हैं और भारत के पहले कार्टूनिस्ट कलाकार भी हैं। भारत के पहले कार्टूनिस्ट कलाकार भी कौन हैं? गगनेंद्रनाथ टैगोर ही हैं। ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा, गगनेंद्रनाथ टैगोर। आगे देखेंगे। सोवियत संघ के उस चित्रकार का नाम बताइए जो भारत में ही बस गया। सोवियत संघ के उस चित्रकार का नाम बताइए जो भारत में बस गया। बोरोस्की, निकोलस रोरिक, स्वरास्की या जॉर्ज कीट। सोवियत संघ के उस चित्रकार का नाम बताइए जो भारत में ही बस गया। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? निकोलस रोरिक। निकोलस रोरिक भारत में भ्रमण करने के लिए आए थे, लेकिन हिमालय की छटाओं को देख करके इनका मन इतना ज्यादा यहाँ पर लग गया कि पूरा जीवन इन्होंने पहाड़ों में भारत के बिता दिया और यहीं पर इन्होंने पेंटिंग का काम किया। तो निकोलस रोरिक यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे हम लोग 13। राधा कृष्ण का ही चित्रण करने वाले बंगाल शैली के वैष्णव चित्रकार थे नंदलाल बोस, यामिनी रंजन राय, क्षितेंद्रनाथ मजूमदार या आसित कुमार हालदार। तो संत कलाकार क्षितेंद्रनाथ मजूमदार की जो प्रिय विषय हैं वो कृष्ण और राधा हैं। क्या हैं? कृष्ण और राधा हैं। और उनके अनन्य भक्त कौन है? चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु। तो इन्होंने चैतन्य महाप्रभु कृष्ण और राधा से संबंधित ही चित्रण ज्यादातर किया है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्षितेंद्रनाथ मजूमदार। इनको कट्टर वैष्णव भी कहा जाता है। क्या? कट्टर वैष्णव कहा जाता है इनको, कट्टर वैष्णव। ठीक है ना। संत कलाकार भारत का फ्रा एंजेलिका भी इनको कहा जाता है। भारत का फ्रा एंजेलिका भी इनको कहा जाता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्षितेंद्रनाथ मजूमदार। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। मध्यकालीन हिंदू संत क्या है? मध्यकालीन हिंदू संत क्या है? चित्रफलक है, जीवन चरित्र है, भित्ति चित्र है या पटचित्र है? मध्यकालीन हिंदू संत क्या है? मिडवल सेंट क्या है? तो ये साथियों एक भित्ति चित्र है जिसको शांति निकेतन में बनाया गया है। कहां पर? शांति निकेतन में बनाया गया है। किसके द्वारा? विनोद बिहारी मुखर्जी के द्वारा। किसके द्वारा? विनोद बिहारी मुखर्जी। विनोद बिहारी मुखर्जी के द्वारा इसको बनाया गया है शांति निकेतन में। ठीक है ना। चलिए आगे देखेंगे। इनमें से कौन सी कृति रवि वर्मा की नहीं है? क्वेश्चन नंबर 15। इनमें से कौन सी कृति रवि वर्मा की नहीं है? दमयंती और हंस, भारत माता, गरीबी या शकुंतला और दुष्यंत। इनमें से कौन सी कृति रवि वर्मा की नहीं है? तो हंस और दमयंती इनका है, गरीबी भी इनकी पेंटिंग है, शकुंतला और दुष्यंत भी है, भारत माता पेंटिंग इनकी नहीं है। ये अवनी बाबू की पेंटिंग है। किसकी? अवनी बाबू यानी कि अवनींद्रनाथ टैगोर का है। इसके अलावा हुसैन ने भी बनाया है इसको। ठीक है। तो ये जो है रवि वर्मा की पेंटिंग नहीं है। ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे हम लोग। प्रसिद्ध चित्र रेप ऑफ यूरोपा किस चित्रकार ने बनाया है? प्रसिद्ध चित्र रेप ऑफ यूरोपा किस चित्रकार ने बनाया है? टिसियन ने, कैरेवेजियो ने, रेम्ब्रा ने या लियोनार्डो दा विंची ने? प्रसिद्ध चित्र रेप ऑफ यूरोपा किसने बनाया है? चित्रकार की रिवीजन करने वाले सभी साथीगण को इसका उत्तर पता होगा, इसीलिए ये आपके लिए क्या हो गया? ये SW होमवर्क। सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे ये चित्र किसका है। ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17। भारतीय शिल्प के षडंग तथा अल्पना पुस्तक के लेखक कौन हैं? अवनींद्रनाथ टैगोर, आसित कुमार हालदार, गगनेंद्रनाथ टैगोर या पर्सी ब्राउन।
भारतीय शिल्प के षडंग तथा अल्पना पुस्तक के लेखक कौन हैं? सही उत्तर क्या हो जाएगा? अवनींद्रनाथ टैगोर। भारतीय शिल्प के षडंग के पुस्तक के लेखक कौन हैं? अवनींद्रनाथ टैगोर हैं। ठीक है ना। जबकि षडंग की जो पहली व्याख्या है, जो षडंग की पहली व्याख्या है, वो किसने किया था? यशोधर पंडित ने किया था। किसने? यशोधर पंडित ने जय मंगला के नाम से किया था। जय मंगला। जय मंगला क्या है? कामसूत्र पर एक छोटा सा टीका लिखा गया है और इसी में सबसे पहले उन्होंने षडंग की व्याख्या की। रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण्योजनम सादृश्यम वर्णिका भंगम इति चित्र षडंगकम। यानी कि 6 अंग उन्होंने कला के बताए थे। सबसे पहली व्याख्या यशोधर पंडित ने किया और उसके बाद में अवनी बाबू ने आधुनिक काल में जो है इसकी पुनर्व्याख्या की भारतीय शिल्प के षडंग के नाम से। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। अवनींद्रनाथ टैगोर कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट के प्राचार्य कब नियुक्त हुए? 1909 में, 1905 में, 1907 में या 1910 में? अवनींद्रनाथ टैगोर कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट के प्राचार्य कब नियुक्त हुए? बताएंगे आप लोग। तो साथियों ऐसा है, अवनींद्रनाथ टैगोर कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट के पूर्णकालिक प्राचार्य कभी नहीं थे। पूर्णकालिक प्राचार्य यानी कि अस्थायी प्राचार्य कभी नहीं थे। ये उप प्राचार्य थे। क्या थे? उप प्राचार्य थे और इनको कार्यभार दिया गया प्राचार्य का जब तक वहां पर कोई प्राचार्य नहीं था। तो 1905 तक तो यहाँ पर ईबी हेबल ही थे। वो रिटायर हो गए, उसके बाद में 4 वर्ष तक यहाँ पर कार्यवाहक प्राचार्य रहे ओनी बाबू। तो 1905 में यहाँ की ये कार्यवाहक प्राचार्य और उप प्राचार्य तो थे ही, बनाए जाते हैं। ठीक है ना। उसके बाद में 1909 में यहाँ पर पर्सी ब्राउन प्राचार्य बन जाते हैं और उनके बाद फिर मुकुल चंद्र डे बनते हैं। वो लंबा इतिहास है। तो अवनी बाबू कभी भी पूर्णकालिक प्राचार्य कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट के नहीं रहे, लेकिन प्राचार्य जरूर रहे। एक तरीके से उन्होंने पदभार उसका ले रखा था, लेकिन वो अस्थायी प्राचार्य कभी नहीं थे। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। बंगाल शैली का प्रथम लोक कलाकार कौन था? सैलोज मुखर्जी, यामिनी राय, नंदलाल बोस या क्षेत्रेंद्रनाथ मजूमदार? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? भारत के सबसे बड़े लोक कलाकार यामिनी रंजन राय। भारत का पिकासो भी इनको कहा जाता है। भारत का पिकासो इनको कहा जाता है। ठीक है ना। इसके अलावा भारतीय चित्रकला का पैगंबर भी इनको कहा जाता है। भारतीय चित्रकला का पैगंबर इनको कहा जाता है। ठीक है ना। इसके अलावा भारत का राष्ट्रवादी कलाकार इनको कहा जाता है। किसने कहा था ये? महात्मा गांधी ने कहा था। किसने? महात्मा गांधी ने इनको कहा था कि ये भारत के राष्ट्रवादी कलाकार हैं। और ऐसा क्यों? क्योंकि इनके चित्रों में भारत की मौलिकता थी। क्या थी? भारत की मौलिकता इनके चित्रों में देखने को मिलती है। लोक कला के सबसे बड़े कलाकारों में से एक यामिनी राय। इन्होंने लंबे समय तक शिक्षण कार्य किया। कहां पर? मेयो कॉलेज में। मेयो कॉलेज कहां पर है? लाहौर में। वहां से जब आए, भारत का विभाजन हो गया, पाकिस्तान बन गया, तो दिल्ली में आकर के 1949 में शिल्पी चक्र की स्थापना की। किसकी? शिल्पी चक्र की स्थापना की, जिसमें मुख्य भूमिका में बीसी सान्याल और उनके सहायक के तौर पर यामिनी रंजन राय थे। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। किस कलाकार को बंगाल का मंसूर कहा जाता है? किस कलाकार को बंगाल का मंसूर कहा जाता है? देवकीनंदन शर्मा, के वेंकटप्पा, समरेंद्रनाथ गुप्ता या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर क्या हो जाएगा? के वेंकटप्पा को बंगाल का मंसूर कहा जाता है। के वेंकटप्पा ने रामायण पर आधारित बहुत सारे चित्र बनाए हैं। तो कभी भी अगर आप कंफ्यूज हो कि ये चित्र किसने बनाया है और रामायण से रिलेटेड है, तो 90% चांस होता है कि वो के वेंकटप्पा का हो। किसी और का भी हो सकता है, ऐसा नहीं केवल इनका हो सकता है, लेकिन इन्होंने रामायण पर आधारित बहुत सारे चित्र बनाए हैं। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। घनवाद का उदय हुआ था पेरिस में, जर्मनी में, इंग्लैंड में या इटली में? घनवाद, क्यूबिज्म। क्यूबिज्म क्या है? एक अमूर्तन शैली थी। क्या थी? एक अमूर्तन शैली। अमूर्तन शैली उसको कहते हैं जिसमें सादृश्यता का अभाव होता है, यानी कि रूप स्पष्ट नहीं होता है। सादृश्यता का क्या होता है? अभाव होता है, इसका लोप होता है। इसमें ज्यामितीय रूपकारों का प्रयोग किया गया। किसका? ज्यामितीय रूपकारों का प्रयोग किया गया।
चित्र को बनाने के लिए ज्यामितीय रूपों का प्रयोग किया गया। अब ज्यामितीय रूपकार क्या है? ट्रायंगल बना दिया जाए, बेलन बना दिया जाए, तो ये सब क्या हो जाएंगे? ये ज्यामितीय रूपकार है। वृत्त बना दिया जाए, ठीक है ना, तो ये क्या है? ज्यामितीय रूपकार है। शंकु बना दिया जाए। और घनवाद का उदय कहां पर हुआ? पेरिस में हुआ। पेरिस कहां पर है? फ्रांस में है, ठीक है ना। प्रणेता इसके कौन थे? पाब्लो चच्चा पिकासो। हाँ हाँ, पाब्लो पिकासो इसके क्या थे? प्रेरणा जो है, प्रेरणा देने वाले, यानी कि इसको आरंभ करने वाले थे। इसके अलावा इनके सहयोगी थे जॉर्ज ब्राक, ठीक है ना, जॉर्ज ब्राक। घनवाद क्या एक आंदोलन है जो कि 1907 से लेकर के 1925 तक चला। 1905 से लेकर के 1907 से लेकर के 1925 तक ये आंदोलन चला, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट लखनऊ के प्रथम भारतीय प्राचार्य कौन थे? नैथनियल हर्ड, आसित कुमार हलदार, सुधीर रंजन खासगीर या रणवीर सिंह बिष्ट। कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट लखनऊ के प्रथम भारतीय प्राचार्य कौन थे? तो इस कॉलेज की स्थापना कब हुई? 1911 ईस्वी में। और इसके पहले प्राचार्य कौन बने? नैथेनियल हर्ड। ऑप्शन ये यहाँ पर सही हो जाएगा। आसित कुमार हालदार जो है इसके प्रथम भारतीय प्राचार्य थे। प्रथम भारतीय प्राचार्य अगर पूछे तो आसित कुमार हालदार। सुधीर रंजन खासगीर को इस कला संस्थान का सूर्य कहा जाता है, सन ऑफ लखनऊ आर्ट एंड क्राफ्ट स्कूल, ठीक है ना। तो लखनऊ आर्ट एंड क्राफ्ट स्कूल के सूरज कहे जाते हैं सुधीर रंजन खासगीर। रणवीर सिंह बिष्ट जो है ये भी यहाँ के प्राचार्य बने हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? नैथनियल हर्ड इसके पहले प्राचार्य हैं। अच्छा यहाँ पर सॉरी भारतीय पूछ रहा है ना, तो आसित कुमार हालदार हो जाएंगे। मैंने भारतीय पर ध्यान नहीं दिया, ठीक है ना। लखनऊ के प्रथम भारतीय प्राचार्य कौन थे? लखनऊ आर्ट कॉलेज के आसित कुमार हालदार। सही उत्तर बी होगा, ये नहीं होगा। ये पहले प्राचार्य थे, ये पहले भारतीय प्राचार्य थे, तो ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23। ब्राह्मण धर्म से संबंधित सर्व प्राचीन चित्र मिलते हैं बाघ में, चित्तनवासल में, बादामी में या जोगीमारा में। ब्राह्मण धर्म से संबंधित सबसे प्राचीन भित्ति चित्र कहां पर मिलते हैं? सही उत्तर क्या हो जाएगा? बादामी। बादामी कहां पर है साथियों? कर्नाटक में स्थित है, कर्नाटक, ठीक है ना। मंगलेश ने इसका निर्माण करवाया था, जो कि क्या था? चालुक्य शासक था। चालुक्य शासक मंगलेश ने इसका निर्माण करवाया था। 1924 में इसकी खोज की गई, किसके द्वारा? स्टेला क्रेमरिस के द्वारा। स्टेला क्रेमरिस के द्वारा इसकी खोज की गई, ठीक है ना। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? बादामी। बादामी से सनातन धर्म की शैव शाखा, वैष्णव शाखा, इसके अलावा जैन धर्म की भी कृतियां प्राप्त होती हैं। तो इसका सनातन और जैन से संबंध है। क्वेश्चन नंबर 24 आगे देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। एशिया के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता हैं रविंद्रनाथ टैगोर, एनी बेसेंट, मलाला यूसुफजई या दलाई लामा। एशिया के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। 1913 में उनको एक पुरस्कार मिला था। किसके लिए मिला था? गीतांजलि के लिए मिला था। गीतांजलि के लिए मिला था। गीतांजलि को सजाने का काम किसने किया था? नंदलाल बोस ने किया था। नंदलाल बोस ने किया था, ठीक है ना। तो ये थे साथियों आज के 24 सवाल। मुझे उम्मीद है कि ज्यादातर सवाल आपके सही हुए होंगे, और जो सवाल आपको होमवर्क के लिए छोड़ा गया है, जो आपसे होमवर्क के लिए पूछा गया है, आप सभी लोग उसका रिप्लाई कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे। कितने सवाल आपके सही हुए ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, ठीक है ना। इसके अलावा जाते जाते जिन साथियों ने अभी तक लर्न टॉप रिवीजन के 1500 क्वेश्चन का बुकलेट बुक नहीं किया है, फटाफट बुक करके मंगा लीजिए। ये नंबर है बुक करने के लिए, इस पर आपको बात करना है। दोनों नंबर लिखे हुए हैं, इस पर आप बात करेंगे, आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। सीमित संख्या में ही बुकलेट अब बचे हुए हैं, तो जिन साथियों को बुक करना है फटाफट बुक करके मंगा लीजिए। जिन साथियों के पास अभी तक बुकलेट पहुंचे हैं उनका रिव्यू बहुत ही शानदार है, और जैसा कि मैंने कहा था कि मैंने उस पर बहुत काम किया, बहुत मेहनत किया है, उसका परिणाम हमारे सामने है, और आप लोग भी उसको मंगा करके देखिए। उसमें हमने 10 OMR शीट भी रखा है, बिल्कुल परीक्षा के जैसा आपकी परीक्षा में 125 क्वेश्चन का OMR शीट आता है, वो हमने उसमें रखवाया है। इसको आप लोग मंगाइए और इसका लाभ लीजिए, ताकि परीक्षा में आपसे OMR के गोले वाली गलती ना हो, ठीक है ना। हम लोग तथ्य पढ़ेंगे, हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, हम लोग ज्ञान अर्जित करेंगे,
लेकिन ये जो नॉर्मल सी गलतियां हैं इसको नहीं करना है, इसके लिए OMR सेट की आवश्यकता है, जो कि मैंने मुफ्त में इस बुकलेट के साथ में आपको दिया है। जो साथी बुक करेंगे उनको भी आगे मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।